हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका रिवाइज इन 40 मिनट्स या केमिस्ट्री विद संदीप सर। देखिए, ये दो मैंने वर्ड लिखे हैं, इनमें आपको बिना स्पेस लिखना है। यदि आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो या तो ये या तो स्टडी विद संदीप सर बिना किसी स्पेस के, या रिवाइज इन 40 मिनट्स बिना किसी स्पेस के। अगर आप सर्च करोगे तो आपको क्या होगा, ये मिल जाएगा। चलो, इसके अलावा कुछ बात और करनी है। देखिए, मैंने कहा था कि अपन पीडीएफ भेजने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, और वो व्यवस्था अपन ने कर ली। वो है आपका टेलीग्राम। क्या बेटा? टेलीग्राम। टेलीग्राम। देखिए, आप लोगों को सबको मैं एक सलाह देता हूं कि तुम सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम को क्या कर लो? डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद इसमें एक चैनल है, स्टडी विद संदीप सर, इस नाम से एक चैनल बना हुआ है। इस चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करते ही अपने सारे वीडियो, सारी पीडीएफ और हर इंफॉर्मेशन, कब क्लास होगी कब क्लास नहीं होगी, वो इस चैनल पे मिल जाएगी। सब चीजें आपको यहाँ मिलेगी। तुम यहाँ पूछना चाहो तो पूछ भी सकते हो। सब चीजें यहाँ अवेलेबल होगी। इनके अलावा 9829114021 ये वाला नंबर मेरा टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पे आप ऐड होके और यहाँ भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। टेलीग्राम पे ये ज्यादा इजी रहता है व्हाट्सएप से, ठीक है ना। और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज का जो वीडियो है, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इसका लिंक दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड कर रखा है तो वो लिंक क्लिक करते ही आपके पास चैनल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें सारी पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ है, तो पीडीएफ यहाँ मिलेगी टेलीग्राम पे। क्लियर है? भी आज अपना ये हो जाएगा स्टीरियो वाला। इसके बाद नई जो पीडीएफ आएगी, इसके साथ मुझे कुछ पेपर भी देने हैं तुम लोगों को, पेपर भी डालूंगा इसके अंदर, और भी कई चीजें, ठीक है। इनके साथ साथ अपनी एक सीरीज तो चल रही है रिवाइज इन 40 मिनट्स। इस रिवाइज इन 40 मिनट्स के द्वारा अपने को पूरी केमिस्ट्री की बुक करनी है। इसके अलावा अपने शॉर्ट वीडियो और स्टार्ट करेंगे, 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो, जिसमें कोई 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले ली, या कोई न्यूमेरिकल ले लिया, या कोई ऐसा पार्ट ले लिया जो टफ है, ठीक है ना। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है या कैनिजारो रिएक्शंस है। इन रिएक्शंस को अपन क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को कवर करने के लिए शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, और वो आप जुड़े रहना टेलीग्राम से, आपको सारी चीजें पता चलेगी। ये वाली जो सीरीज है ये तो चली रही है, इससे सारी बुक होगी। इसके साथ साथ अपने एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे। और ये एक और कह रहा हूँ कि ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये वाले जो वीडियो है वो बच्चे जो भी +1 से +2 में प्रमोट होके आए उनके लिए। तो देखो, पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट नहीं जाता, वो भी पढ़ो, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और उनके लिए केमिस्ट्री के पूरे डिटेल की वीडियो भी अपन 5-7 दिन में स्टार्ट करेंगे, जिनमें किसी टॉपिक को लेकर पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कुछ बच्चों ने वो वाला काम भी शुरू कर दिया, डिसलाइक वाला, ठीक है ना। तो जैसा आपको अच्छा लगे वो वाला काम करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आगे की केमिस्ट्री। तो देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो किया था ये सापेक्ष निरपेक्ष विन्यास वाला, और फिर बात आई थी रेसेमिक मिश्रण की और रेसेमीकरण की, ठीक है ना। तो रेसेमिक मिश्रण और रेसेमीकरण के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ लिया था, बाकी अब दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेटा रेसेमीकरण। रेसेमीकरण और दूसरा क्या है, रेसेमिक मिश्रण। देखो, रेसेमीकरण और रेसेमिक मिश्रण दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या करते हैं, रेसेमिक मिश्रण की। रेसेमिक होता है ना, रेसेमिक, ये बड़ा है छोटा है, ठीक है ना। रेसेमिक मिश्रण क्या होता है? देखो, सपोज करो आपने किसी प्रकाश क्रिया यौगिक को लिया। तो हमें पता है कोई भी प्रकाश क्रिया यौगिक हो उसके 2 समावयव होते हैं। एक, जैसे हमने ए यौगिक लिया, इस यौगिक का एक समावयव प्लस है और इसी का एक समावयव क्या है, माइनस है। यानी इसका एक ग्रुप होता है डेक्सो रोटेटरी और एक क्या होता है, लीवो रोटेटरी। यदि किसी एपरेटस में 50% तो क्या ले ले, प्लस वाला, और 50% क्या ले ले, माइनस वाला। तो ये जो मिश्रण मिलेगा जिसमें 50% क्या होता है, प्लस होता है, और 50% क्या होता है, माइनस होता है, ये जो मिश्रण होता है ये मिश्रण क्या कहलाता है, रेसेमिक मिश्रण कहलाता है।
रेसिमिक मिश्रण कहलाता है, ठीक है ना। इस रेसिमिक मिश्रण में जब हम क्या करते हैं, इधर से कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, एक वर्णी प्रकाश डालते हैं, तो दक्षिणावर्त जो है ना वो तो क्या करेगा, घड़ी की दिशा में घुमाएगा, और वामावर्त घड़ी की दिशा की क्या घुमाएगा, विपरीत घुमाएगा। तो जब प्रकाश निकलेगा तो उस प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश जैसा का जैसा डाला गया था वैसा का वैसा निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार। एक अपने मीजो यौगिक पढ़ा था, मीजो यौगिकों में होता है आंतरिक प्रतिकार, और रेसिमिक मिश्रण में क्या होता है, बाह्य प्रतिकार। तो ठीक है ना, क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें 50% या बराबर मोलर मात्रा में क्या लिया जाए, प्रकाश या समावयवों को लिया जाए, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। और बाह्य प्रतिकार के कारण ये क्या हो जाता है, प्रकाश निष्क्रिय। और प्रकाश निष्क्रिय के लिए जो शब्द काम में आता है ना, ज्यादातर बुक और पेपर काम में लेते हैं, होते हैं ध्रुवण अघूर्णक। ये तो होता है ध्रुवण घूर्णक। अगर कोई पदार्थ प्रकाश को घुमा रहा है तो क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णक, और नहीं घुमा रहा तो क्या होता है, ध्रुवण अघूर्णक। तो ऐसा पदार्थ जो क्या करे, ध्रुवण अघूर्णक की तरह व्यवहार करे, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश पे जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, किसके कारण, बाह्य प्रतिकार के कारण, ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, रेसिमिक मिश्रण। और कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा रेसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है वो कहलाती है रेसिमीकरण। क्या कहलाती है, रेसिमीकरण। तो रेसिमिक मिश्रण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेसिमीकरण। तो थोड़ा सा रेसिमीकरण को भी देख लो। रेसिमीकरण देखो, अपने सिलेबस में रेसिमीकरण के लिए आपको याद रखने वाली एक ही चीज है, और वो जो है ना वो है आपकी SN1 अभिक्रिया। क्या है, SN1 अभिक्रिया, नाम सुना होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, ठीक है ना। तो क्या होता है SN1 अभिक्रिया में, हमने एक प्रकाश सक्रिय क्रिया कारक लिया, ध्यान से देखना, हम एक प्रकाश सक्रिय क्रिया कारक लेते हैं। ये कार्बन था, कार्बन के साथ यहां जुड़ा हुआ है हैलोजन, यहां जुड़ा हुआ है A, B और C। ये लो जी, कार्बन कैसा है, प्रकाश सक्रिय। अब क्या होगा, सबसे पहले SN1 में कौन सा स्टेप आता है, स्लो स्टेप आता है। हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो माइनस में X माइनस गया कि नहीं गया, तो ये जो कार्बन होता है ये बन जाता है कार्बोकैटायन। क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन, जिसपे चार्ज क्या है, प्लस है, इसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसके साथ एक A जुड़ गया, एक B जुड़ गया, एक C जुड़ गया, ये लो जी, ये बन गया मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्लो स्टेप में। और अब जब बारी आती है फास्ट स्टेप की, तो फास्ट स्टेप पे OH माइनस अटैक कर रहा है या कोई और नाभिक नहीं आएगा, तो क्या कहते हैं कि इस नाभिक नहीं के जुड़ने की जो संभावना होती है वो देखो, ये जो तुम्हारा बन रहा है मध्यवर्ती, ये समतल त्रिकोणीय है, ये इस प्रकार से एक तल में रहता है। इसको ऐसे देखना, ये आपको ऐसे दिखाई देगा कि हमने ये वाला बनाया है, ठीक है ना। ये देखने में ऐसा होता है, लेकिन ये वास्तव में इस प्रकार से रहता है एक तल के अंदर। अब इसके ऊपर सपोज करो ये वाला OH माइनस है, ये वाला क्या है, OH माइनस है, इसके अटैक होने की इधर से भी संभावना है और इधर से भी संभावना है। अगर ये OH माइनस यहाँ से अटैक करेगा तो ये सारे के सारे जो बंद है ना, जैसे ये यहाँ जुड़ेगा ये सारे के सारे इस दिशा में चले जाएंगे, ये चतुष्फलकीय संरचना बन गई, नहीं बनेगी। और अगर इसने यहाँ से अटैक नहीं किया, इसने अटैक किया इधर से, तो सारे के सारे जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना, ये जुड़ते हैं इधर तो ये प्रोडक्ट बनता है, इधर जुड़ते हैं तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इस दिशा में घूम जाएंगे। अब अटैक करने की, इसके ऊपर अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है, जितनी इधर से उतनी क्या है, इधर से है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो OH माइनस अटैक जितना इधर से कर रहा है उतना का उतना इधर से कर रहा है, दोनों तरफ से अटैक करने की पॉसिबिलिटी क्या है, बराबर है। तो 50% वो उत्पाद बनेगा जिसमें यहां से अटैक करे और 50% ये वाला बनेगा। तो देखो उत्पाद क्या बन रहा है, ये कार्बन हो गया, इधर OH जुड़ गया, यानी इधर से अटैक किया तो आपके 3 ग्रुप यूं जुड़ गए, A, B और C। और इतना का इतना उत्पाद क्या बना, इधर OH जुड़ा तो A, B और C। अब बताओ जी, ये भी प्रकाश करिए, ये भी प्रकाश करिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए कि नहीं होगी, और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो गए तो 50% उत्पाद ये बन गया, 50% ये बन गया,
ये जो उत्पाद बना, इस प्रक्रिया को नाम दिया था हमने धारण, और इसे दिया था प्रतिपन्न या प्रतिलोमन। तो 50% प्रतिपन्न और 50% क्या होता है धारण। तो जो उत्पाद बनेगा ये बनेगा, ये क्या बनेगा, रेसिमिक मिश्रण। ठीक है ना। तो SN1 विक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, रेसिमिक मिश्रण। यहाँ प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक जो होता है वो ध्रुवण अघूर्णक उत्पाद का निर्माण करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पाद प्रकाश सक्रिय नहीं है, उत्पाद में प्रकाश सक्रिय कार्बन है, लेकिन 50% प्रकाश को जिधर घुमा रहा है, बाकी का 50% प्रकाश को उसका क्या कर रहा है, उल्टा घुमा रहा है। इसलिए कैसा हो गया, ध्रुवण अघूर्णक रेसिमिक मिश्रण। वो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेसिमीकरण। तो यहाँ अपना ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। SN1 आपकी इतिहास की कराई हुई कंप्लीट, पूरा पढ़ा हुआ है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी क्रिया विधि और स्टीरियो उसकी वहां आती है, तुम्हारा जो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की जैव रासायनिक विधि व रासायनिक विधि को उदाहरण से समझाइए। हम क्या करेंगे, रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की सारी विधियां देखेंगे। ठीक है ना। देखो जी, हमें क्या मिल गया, रेसिमिक मिक्सचर मिल गया। अब रेसिमिक मिक्सचर जो होता है ना, उसका वियोजन करने के लिए मुख्य रूप से 4 विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है यांत्रिक पृथक्करण। यांत्रिक पृथक्करण, देखो जी, यांत्रिक पृथक्करण जो है वो सबसे पहले किसने डेवलप की थी, लुई पास्चर ने। किसने की थी, लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसके इसने क्या किया, इसके रेसिमिक मिश्रण से, यांत्रिक विधि से क्या किया था, इसके जो दोनों रूप थे, डी और एल रूप थे, उनको क्या कर दिया था, पृथक कर दिया था। ठीक है ना। तो क्या कहता है, देखो ये विधि किस आधार पे आधारित है, ये आधार जो है वो क्या कहता है कि देखो बेटा, जो पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, यदि कोई पदार्थ है जो किसका निर्माण कर रहा है, क्रिस्टलीय ठोस का, तो क्या होगा, जो क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं उनके डी व एल के क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अलग अलग संरचना वाले होते हैं। ठीक है ना। हमने पदार्थ लिया, एक लवण था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और ये हमेशा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करता है। तो जब इसका ठोस मिला तो इसके ठोस में डी रूप है ना, उसका आकार अलग होगा और एल का आकार क्या होगा, अलग होगा। तो इन्होंने क्या किया, एक पात्र में डाल के इनको और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी से पकड़ पकड़ के हमने क्या कर दिया, इन रूपों को अलग अलग कर दिया। ध्यान रखना, मैं इनका अलग अलग रंग काम में ले रहा हूं, लेकिन इनका रंग नहीं होता, साइज अलग होता है। ठीक है ना। जैसे एक इस प्रकार का क्रिस्टल है तो एक इस प्रकार का क्रिस्टल है, हम क्या करेंगे, इनके आकार को देखिए, क्या करेंगे, पृथक करेंगे। ठीक है। तो क्या होता है यांत्रिक पृथक्करण में, यांत्रिक पृथक्करण केवल उन्हीं रेसिमिक मिश्रण के पृथक्करण में काम आ सकता है जिनमें रेसिमिक मिश्रण किस रूप में रहे, क्रिस्टलीय ठोस रूप में रहे। क्यों, क्योंकि अधिकांशतया डी और एल जो होते हैं उनके ठोसों का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से चिमटी से सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे, आकार बड़ा हो जाएगा, फिर चिमटी से पकड़ पकड़ के इन रूपों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। पास्चर ने, लुई पास्चर ने सबसे पहले ऐसे पृथक किया था, लेकिन ये विधि बहुत ही कॉम्प्लेक्टेड और क्या है, एरर वाली है। अभी तुम्हें बहुत आराम से एक एक को छांटना पड़ेगा। अब सारे के सारे जो आपके रेसिमिक मिश्रण है वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए नहीं जाते हैं, और इस प्रकार से इनको अलग करना भी क्या है, एक बहुत ही टफ प्रोसेस है। इसीलिए ये विधि ज्यादा उपयोगी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी विधि, ये कौन सी थी, यांत्रिक पृथक्करण, सोडियम, हाँ ये पोटेशियम नहीं बेटा, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है, सॉरी सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। लुई पास्चर ने, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का भी पृथक्करण होता है, लेकिन लुई पास्चर ने सबसे पहले जिसका किया था वो कौन था, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक अम्ल का एक ऐसा लवण जिसमें सोडियम और अमोनियम पाया जाता है। तो ये कौन सी थी, यांत्रिक विधि। कौन सी थी, यांत्रिक विधि। दूसरी विधि, दूसरी की जो बात कर रहे हैं और वो यहाँ पूछी भी है, जैव रासायनिक विधि, पेपर में दी हुई। ठीक है, कौन सी विधि है, जैव रासायनिक विधि। जैव रासायनिक विधि इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लेना। जैव रासायनिक विधि ये क्या कहती है, देखो इस विधि में क्या है, हमने मिश्रण ले लिया। मिश्रण कैसा है,
रैसेमिक। ये क्या कहते हैं कि इस रैसेमिक मिश्रण में विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव पैदा कर दो। विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं? कवक या फंगस हो सकते हैं, एल्गी या शैवाल हो सकते हैं, या अन्य कोई और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ठीक है ना, इन सूक्ष्म जीवों को पैदा कर दो। अब वो जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करेंगे? धीरे धीरे इस रैसेमिक मिश्रण क्या होता है? डीएल, यानी प्लस है माइनस, इस प्लस माइनस में से किसी एक रूप को क्या करेंगे? चयनात्मक रूप से क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। किसी एक रूप को क्या करेंगे? ये चयनात्मक रूप से क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ये क्या करेंगे? किसी एक रूप को चयनात्मक रूप से खत्म कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा? दूसरा बच जाएगा। यानी किसी रैसेमिक मिश्रण में कुछ सूक्ष्म जीवों को पनपने दिया जाता है, और जब वो अत्यधिक मात्रा में पनप जाते हैं तो वो उस मिश्रण में से किसी एक रूप को, डी या एल में से किसी एक को क्या करेंगे? खा जाएंगे, वो खा के नष्ट कर देते हैं। इनमें क्या होती है? ये चयन क्षमता होती है, और इस चयन क्षमता के कारण ये किसी एक रूप को खा के नष्ट कर देते हैं और दूसरा रूप बच जाता है। इसे कहते हैं जैव रासायनिक विधि। जैव रासायनिक विधि काफी महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप तो खत्म हो गया। दूसरा, जैव रासायनिक विधि में हमें क्या करना पड़ता है? सूक्ष्म जीवों को डेवलप करना पड़ता है, और सूक्ष्म जीवों को डेवलप करना पड़ता है। इसका मतलब पहले इस जो विलियन है, इस विलियन को क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा तनु करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं? इन सूक्ष्म जीवों को केवल तनु विलियन में क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहले पानी डाल के इसको तनु करेंगे, और तनु करने के बाद इन्हें पैदा करेंगे। इन्हें पैदा होने में 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा। फिर ये बढ़ेंगे, फिर एक को खाएंगे, और खाने के बाद पीछे एक बचेगा, फिर इनको हटाएंगे और फिर इसे वापस सांद्रित करेंगे और इस रूप को अलग करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है, ये क्या है? एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन इसमें चयन क्षमता बहुत अधिक होती है, इनका पृथक्करण बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है जैव रासायनिक विधि में? जैव रासायनिक विधि में कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो माध्यम में पनपकर किसी एक विशिष्ट समावयव को क्या कर देते हैं? चयनात्मक रूप से नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसका अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे, देखिए। हाँ जी, तो क्या हुआ? जैव रासायनिक विधि में क्या किया जाता है? जैव रासायनिक विधि में सूक्ष्म जीवों को पैदा किया जाता है, वो किसी एक को क्या करते हैं? चयनात्मक रूप से नष्ट कर देते हैं और दूसरा बच जाता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, वो क्या होता है? देखो, अमोनियम टार्ट्रेट, हम क्या लेते हैं? अमोनियम टार्ट्रेट। इस अमोनियम टार्ट्रेट का डीएल रैसेमिक मिश्रण लिया जाता है, और इस अमोनियम टार्ट्रेट के डीएल रैसेमिक मिश्रण को क्या करेंगे? तनु करेंगे। कैसा करेंगे? तनु, डाइल्यूट करेंगे, और डाइल्यूट करके इसमें कौन सा सूक्ष्म जीव पैदा कर दिया जाता है? ये नाम याद रखना है, लिखा हुआ है बोर्ड पे, पेनिसिलियम ग्लूकम। पेनिसिलियम ग्लूकम, ये पेनिसिलियम ग्लूकम इसमें पैदा किया जाता है। ये पेनिसिलियम ग्लूकम जो होता है वो क्या करता है? डी रूप को चट कर जाता है, और डी रूप को चट कर जाता है, तो पीछे क्या बचेगा? एल अमोनियम टार्ट्रेट। तो इससे क्या मिलता है? एल अमोनियम टार्ट्रेट शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। तो ये एक एग्जांपल याद रखना। क्या याद रखोगे? अमोनियम टार्ट्रेट के डीएल रैसेमिक मिश्रण की जैव रासायनिक पृथक्करण की जो प्रक्रिया है वो पेनिसिलियम ग्लूकम के द्वारा संपन्न की जाती है। पेनिसिलियम ग्लूकम जो होता है वो डी रूप को खा जाता है और क्या करता है? एल रूप प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके अलावा तुम ये भी याद रख सकते हो कि डीएल जो अमीनो एसिड्स होते हैं, डी और एल जो अमीनो अम्ल होते हैं, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए भी क्या काम में लिया जाता है? हम किसको काम में लेते हैं? जैव रासायनिक विधि को काम में लेते हैं, काम में लिया जाता है, ठीक है ना। चलो अब देखिए, टाइम पड़ा है कुछ सारा। इसमें एक एग्जांपल और होता है अमीनो अम्लों का। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड की संरचना याद रखना। इसमें एक तो होता है अमीनो समूह, एक होता है CH और एक होता है COOH। अब इस CH के साथ लगा होता है R, कुछ भी लगा दो।
अगर यहाँ H लगा दोगे तो ये बनेगा ग्लाइसिन, ये सबसे आसान अमीनो अम्ल है। और उसके बाद ग्लाइसिन का कुछ भी नहीं होता क्योंकि ग्लाइसिन प्रकाश क्रिया नहीं है, लेकिन आपने R लगा दिया तब इस कार्बन की चारों से जगह अलग अलग होगी कि नहीं होगी, तो ये प्रकाश क्रिया यौगिक है। तो ये है अमीनो अम्ल। क्या बेटा? अमीनो अम्ल। हमने क्या लिया? अमीनो अम्ल का क्या ले लिया? डीएल मिश्रण ले लिया, डीएल मिश्रण यानी रेसमिक मिश्रण। अब यदि इसका पृथक्करण करना है तो क्या कहते हैं कि इसका पृथक्करण करने के लिए भी अपने पास एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है ना, उसके पृथक्करण में क्या होता है, काम में आता है। लेकिन समस्या ये है कि इस प्रकार के एंजाइम जो होते हैं ना, वो इस अमीनो समूह पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इनका सबसे पहले अटैक किस पे होता है? अमीनो समूह पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अमीनो समूह का रक्षण करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, एसिटिलीकरण करते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी CH3 COCl से विक्रिया करवाते हैं। CH3 COCl से विक्रिया किसके लिए करवाई जाती है? NH2 का रक्षण करने के लिए हमने क्या किया, CH3 COCl से विक्रिया करवाई। तो चाहे D रूप हो चाहे L रूप हो, होता क्या है, CH3 COCl, ये वाला H और ये वाला Cl, यहां से माइनस में क्या निकल गया, HCl। क्या हो गया? HCl। और अमीनो अम्ल की जगह हमें क्या मिल गया? एसिटिल अमीनो अम्ल। ठीक है ना? यहाँ पे H हट के कौन सा ग्रुप जुड़ गया? CH3CO, ये ग्रुप जुड़ गया और H हट गया, तो पीछे क्या बचा? NH CHR COOH। ये भी क्या है? DL मिश्रण किसका? एसिटिल एमिनो अम्ल। कई बार एसिटिल अमीनो अम्ल की जगह एसिटिलीकृत अमीनो अम्ल आ जाता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, एसिटिल अमीनो अम्ल की जगह कई बार अपने क्या लिख सकते हैं, एसिटिलीकृत अमीनो अम्ल। ठीक है ना? अब देखो ये बना लिया। अब इसमें एंजाइम व्युत्पन्न कराना है। ये लो जी, इसमें कौन सा एंजाइम आ गया? एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम उत्पन्न करते हैं। इसमें एमाइलेज एंजाइम डाल दिया। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो डी एसिटिल एंजाइम, डी एसिटिल अमीनो अम्ल को चट कर जाता है, डी एमिनो अम्ल को चट कर जाता है। तो ये अगर डी एमिनो अम्ल को चट कर गया तो डीएल मिश्रण में से डी को चट कर गया, तो लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ एल बचेगा। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? CH3 CO NH CHR COOH। इस मिश्रण में से डी खत्म हो गया तो पीछे क्या बचा? केवल एल एसिटिल एमिनो अम्ल। ध्यान है ना? इस एसिटिल अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? एसिटिल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं क्योंकि ये एसिटिल व्युत्पन्न है। अब क्या करूं, हमें तो अमीनो अम्ल चाहिए, तो इस ग्रुप को जो हमने अमीनो समूह के रक्षण के लिए लगाया था इसको हटाएंगे। तो जल अपघटन कर दो, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कर दो, तो क्या होगा? जल का अणु आएगा, देखो ऐसे टूटता है, HOH, OH यहां जुड़ जाएगा, H यहां जुड़ जाएगा। तो एक तो क्या मिल गया? NH2 CHR COOH। ये तो कौन सा रूप हो गया? डी तो खत्म हो गया था, कौन सा रूप हो गया? एल एल अमीनो अम्ल। और माइनस में क्या निकल गया? CH3 COOH। ए लो जी, ये भी क्या है? इसमें भी इतना याद रखना है कि अमीनो अम्ल का इस प्रकार से पृथक्करण करने के लिए एमाइलेज एंजाइम काम में आता है। एमाइलेज एंजाइम अमीनो समूह पर अटैक करता है, इसीलिए पहले अमीनो समूह का रक्षण कर देते हैं एसिटिल ग्रुप के द्वारा। एसिटिल क्लोराइड से विक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिटिल व्युत्पन्न। फिर इसमें क्या कर दिया? एंजाइम उत्पन्न कर दिया। एंजाइम क्या करेगा? इसके डी रूप को खा जाएगा, तो एल का व्युत्पन्न बचेगा। एल व्युत्पन्न का जल अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल अमीनो अम्ल। ये विक्रिया मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लिख के देख लो क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हें याद रखनी ही रखनी है।
हो गया, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गई दो विधियां। तीसरी विधि, तीसरी जो विधि है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 नंबर में जो पढ़ेंगे, बस एग्जांपल याद रखना, कई बार एग्जांपल पूछ लिया जाता है। थर्ड, इसकी जो पृथक्करण की है वो है क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी खूब पड़ी हुई है आपकी। इसमें क्या होता है, एक कॉलम लेते हैं, कांच का कॉलम बना होता है, कांच का एक कॉलम होता है, नीचे से बंद होता है, इसमें पदार्थ भर देते हैं। इसमें जो पदार्थ भरा जाता है वो पदार्थ होता है अधिशोषक। कौन सा पदार्थ भर देते हैं, अधिशोषक, जिसमें कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, अधिशोषण की। तो अधिशोषक पदार्थ भर दिया। अधिशोषक पदार्थ भरने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं रैसमिक मिश्रण, ऊपर क्या डाल देते हैं, रैसमिक मिश्रण, और इसमें साथ में मिला देते हैं विलायक, विलायक प्लस में रैसमिक मिश्रण। अब विलायक में रैसमिक मिश्रण घुल गया और घुल के इसके अंदर जाता है। अब इसके अंदर जाएगा तो देखो एक डी रूप और एक एल रूप है, तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी अंतर आ जाए, चाहे विन्यास में अंतर आ जाए, तो अधिशोषण की क्षमता भिन्न भिन्न हो जाती है। तो जब ये विलायक के साथ नीचे गमन करेगा ना, तो डी जो रूप होता है ना उसका अलग, देखो पहले या बाद में ये नहीं पता, लेकिन डी रूप का क्या होता है, अलग जगह अधिशोषण हो जाता है, और एल रूप का क्या हो जाता है, अलग जगह अधिशोषण हो जाता है, विलायक नीचे चला जाता है। तो इस आधार पे डी रूप अलग हो गया, एल रूप क्या हो गया, अलग हो गया, तो हम इन्हें अलग अलग क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपकी क्रोमेटोग्राफी। क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी स्तंभ लिया जाता है, स्तंभ के अंदर अधिशोषक पदार्थ भरते हैं, अधिशोषक पदार्थ में ऊपर क्या भरा जाता है, विलायक के अंदर घोल के क्या डालते हैं, रैसमिक मिश्रण। रैसमिक मिश्रण विलायक में घुल के जैसे जैसे अधिशोषक में से गमन करेगा, तो डी और एल जो होते हैं उनकी अधिशोषण क्षमता कभी भी समान नहीं होती, और अगर समान होती है तो वो इस विधि में काम में नहीं आते। इस विधि में वही काम आते हैं जिनकी अधिशोषण क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न। अब भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता के आधार पे डी रूप क्या होगा, अलग जगह अधिशोषित हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, अलग। इन्हें अधिशोषक स्तंभ से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है तुम्हारा एग्जाम्पल। क्या है, एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले इसके लिए जो एग्जाम्पल दिया था वो दिया था हेंडरसन और रूल ने, इसने दिया था हेंडरसन और रूल ने। देखना इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल किसने दिया था, हेंडरसन ने और रूल ने। हेंडरसन और रूल ने क्या किया था, देखो कपूर या कैम्फर के जो व्युत्पन्न होते हैं उनके लिए, कैम्फर व्युत्पन्नों के पृथक्करण के लिए क्या काम में लिया था, क्रोमेटोग्राफी विधि को काम में लिया था। बस इतना याद रखना, कैम्फर व्युत्पन्नों के पृथक्करण के लिए कौन सी विधि काम में ली थी, क्रोमेटोग्राफी विधि काम में ली थी। किसने ली थी, हेंडरसन ने और रूल ने। ज्यादा याद रखो तो इतना रख लेना, यहां अधिशोषक के रूप में जो पदार्थ काम में लिया था वो था डी लैक्टोज, डी लैक्टोज दूध से प्राप्त होता है, तो डी लैक्टोज इसे काम में लिया था अधिशोषक के रूप में। तो ये आपकी तीसरी विधि होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं चौथी विधि की, ठीक है ना, इतना याद रखना। चौथी विधि इंपोर्टेंट, रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता ली जाती है, रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि, देखो जी रासायनिक पृथक्करण विधि जिस सिद्धांत पे काम करती है वो सिद्धांत क्या है, देखो प्रकाशीय दर्पण प्रतिबिंब समावयवों के भौतिक गुण समान परंतु विवरिम समावयवों के भिन्न भिन्न होते हैं। ये अगर कोई रैसमिक मिश्रण आपके पास है
और रैसिमिक मिश्रण में हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावी, तो उनके रासायनिक गुण भी और भौतिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन यदि उन दर्पण प्रतिबिंब समावियों को विवरिम समावियों में बदल दिया जाए तो विवरिम समावियों के भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, और इस आधार पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, और पृथक करने के बाद वापस उन्हें क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब समावियों में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, पहले उनको क्या करेंगे, विवरिम समावियों में बदलेंगे। ध्यान से देखना, हमारे पास है DL यानी रैसिमिक मिश्रण, और रैसिमिक मिश्रण इनके क्या होते हैं, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म समान, पृथक्करण नहीं कर सकते। क्लियर? चलो, ये संभव नहीं है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इनकी करवाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अम्लों, क्षारों या किसी अन्य से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। ये लो जी, ये तुम्हारे इस पर डिपेंड करेगा कि वो लवण अम्ल है। वो अगर अम्ल का रैसिमिक मिश्रण तो क्षारों से विक्रिया करवा दो, क्षार है तो लवण से करवा दो, कोई और है तो किसी धातु से या धातु से करवा के इसे क्या कर दो, लवण में चेंज कर दो। अब जैसे ही लवण में चेंज करोगे तो डी वाला तो क्या करेगा, लवण बनाएगा, एल वाला भी क्या करेगा, लवण बनाएगा, डी वाला बना देगा डी लवण, और एल वाला क्या बना देगा, एल लवण। तो क्या प्राप्त होगा, डी व एल के लवणों का मिश्रण, डी व एल के लवणों का मिश्रण। ध्यान रखना, डी व एल के जो लवण मिले हैं वो एक दूसरे के क्या है, लवण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, विवरिम समावी। यहां जब लवण बनने की प्रक्रिया होगी ना तो ये विवरिम समावियों का निर्माण कर लेगा। लवण बनने की प्रक्रिया के दौरान क्या बन जाएगी, विवरिम समावी, और इनके क्या होते हैं, विवरिम समावियों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न। ठीक है ना, तो भौतिक गुणों के आधार पे ही हम क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे। ये तो हो गया डी लवण, और ये क्या हो गया, एल लवण। अब ये भौतिक गुण कौन से हो सकते हैं, जिसको अपने काम में लेते हैं, कौन से हो सकता है, उसका गलनांक हो सकता है, कवथनांक, विलेयता, शांता, कोई सा भी हो सकता है जो अलग है, उसके आधार पर दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद इनका क्या करूं, जल अपघटन। तो ये तो आ गया आपका डी रूप, और ये आ गया एल रूप। जो भी था वो वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, लवण का जल अपघटन करने पर वापस वो पदार्थ प्राप्त होता है, अम्ल है तो अम्ल, क्षार है तो क्षार। तो इसे अपन अलग कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधुनिक सबसे ज्यादा यही काम में ली जाती है, इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, उनके लवण बनाने हैं। लवण एक दूसरे के क्या होते हैं, विवरिम समावी, उनको रासायनिक गुणों के आधार पे नहीं, भौतिक गुणों के आधार पे। ध्यान रखना, रासायनिक गुण इनके भी क्या होते हैं, समान, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। इस आधार पे अलग अलग कर लेंगे, और अलग अलग करके फिर क्या करेंगे, उनका जल अपघटन करेंगे। ये लो जी, हाँ जी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विशिष्ट घूर्णन। फॉर्मूला मैंने लिख दिया पहले से, समझो क्या होता है। कोई भी पदार्थ है, उसमें से यदि आप एक वर्णी प्रकाश को गुजारोगे तो वो क्या करेगा, उस एक वर्णी प्रकाश को घुमाएगा। घुमाने को बोलते हैं ध्रुवण। घुमाने को क्या बोलते हैं, ध्रुवण। क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवण। और किसी पदार्थ की ध्रुवण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, किसी
पदार्थ की ध्रुवण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए जिसे काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है, विशिष्ट घूर्णन। किसी पदार्थ की ध्रुवण क्षमता जो है ना उसे किससे दर्शाई जाती है, विशिष्ट घूर्णन से। ये होता है अल्फा, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, लिमिट लगाते हैं लैम्डा टू टी इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन एल प्लस सी। तो किसी पदार्थ का विशिष्ट घूर्णन उसकी ध्रुवण क्षमता है, ये ध्यान रखना। टी यहाँ ताप है, टी क्या है, ताप है माध्यम का। लैम्बडा जो है, ये अल्फा जो है ना ये इसके विशिष्ट घूर्णन को दर्शा रहा है, पूरा का पूरा सिंबल। लैम्बडा जो है वो आने वाली जो प्रकाश तरंग, जो प्रकाश आपके जो तरंग है ना, आने वाला जो प्रकाश है उसका तरंग भेद है। एल जो होती है वो जिस परीक्षण में अध्ययन किया जाता है उसकी लंबाई है, कि नलिका की कितनी लंबाई है, जहां ये प्रकाश की भी हमने कहा कि ये माध्यम था, तो माध्यम ये जो डिस्टेंस है ना ये होता है एल, कि कितनी दूर तक प्रकाश माध्यम में से गुजरेगा। सी, इसमें जो भी पदार्थ को घोल रखा है, क्योंकि ठोस पदार्थ तो लिया नहीं जाता, विलयन लिया जाता है, तो जो W ग्राम पदार्थ को आपने घोल रखा है उसकी सांद्रता क्या होगी, वो क्या कहलाती है, सी। ठीक है ना। और अल्फा, ये घूर्णन कोण कितना प्राप्त होते हैं, प्रेक्षित घूर्णन कोण, प्रेक्षित घूर्णन कोण, ये आपका कहलाता है विशिष्ट घूर्णन। ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार टिप्पणी आ जाती है। तो विशिष्ट घूर्णन क्या है, किसी प्रकाश सक्रिय पदार्थ की ध्रुवण क्षमता को जिस सूत्र से दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन। क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन। कई बार इसके साथ एक और शब्द आ जाता है, आणविक घूर्णन। आणविक घूर्णन क्या जाता है, आणविक घूर्णन। और आणविक घूर्णन को ज्यादातर m से दर्शाते हैं। तो क्या कहता है कि देखो, किसी भी पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन को उसके अणुभार से गुणा कर दो। किसे कर दो, अणुभार से गुणा कर दो। ये क्या कहलाता है, आणविक घूर्णन। ये तो हो गया विशिष्ट घूर्णन और ये हो गया आणविक घूर्णन। तो किसी पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन को अणुभार से गुणा करना क्या कहलाता है, आणविक घूर्णन। और विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, किसी पदार्थ की ध्रुवण क्षमता। सूत्र क्या होता है, अल्फा लैम्बडा टी इक्वल टू अल्फा अपॉन एल प्लस सी। ठीक है ना। ये विशिष्ट घूर्णन हो गया। टी माध्यम का ताप है जिसमें से आपकी प्रकाश की तरंग गुजर रही है। लैम्बडा जो प्रकाश गुजर रहा है उसका तरंग भेद रहे हैं। अल्फा ये प्रेक्षित घूर्णन में कितना प्राप्त हो रहा है। एल कितनी दूरी तय करता है, वो लेंथ है प्रकाश माध्यम में। और सी उस माध्यम की सांद्रता। और यदि इस विशिष्ट घूर्णन को अणुभार से गुणा करते तो क्या कहलाता है, आणविक घूर्णन। क्लियर। इसके साथ ही ये सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। आपकी स्टीरियो यही कंप्लीट होती है। लगभग मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए। और कुछ बचता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास करेंगे वो क्या करनी है, वो भी मैं चाहता हूँ कि आपके कमेंट कल 12 बजे से पहले मेरे को मिल जाए। जैसा आप बताओगे उसी हिसाब से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है ना, ये आपको जरूर करना है मेरी तरफ से आपको। थैंक्स। कल हमने क्लास नहीं लगाई क्योंकि कल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। हमारे परम आदरणीय गुरु और मेरे क्या नौहर में लगभग जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है वो जरूर जिनसे पढ़े हुए हैं वो है पवन सर, केमिस्ट्री के पवन सर। कल वो एक्सपायर हो गए थे कोरोना के कारण। सीकर थे फिलहाल, अभी प्रिंसिपल थे, तो इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए। हम अपने चैनल की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओके बाय।